हेलो गाइस, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। विश्वास सीरीज का पार्ट 19 डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं और उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका, और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 में रहतियों के मूल्यांकन तथा प्रस्तुतिकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए हुए हैं। इन मानकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है वो बताना है जो सत्य नहीं है। और किसकी बात होंगी यहाँ? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की बात होंगी। तो 2 क्या, इनके जो रहतियों का प्रस्तुतिकरण है और मूल्यांकन है, इनके बारे में 2 क्या बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इनके बारे में क्या बताता है? और इनमें से क्या बताता है वो तो बात ठीक है, लेकिन गलत क्या है हमें वो देखना है, क्या नहीं बताता। ठीक है, तो फर्स्ट, मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत अथवा शुद्ध वसूली लागत, शुद्ध वसूली मूल्य दोनों में से जो भी कम हो उस पर किया जाना चाहिए। भाई रहतियों का जो मूल्यांकन है, जो आपकी इन्वेंट्री है, स्टॉक है, वो शुड बी वैल्यूड एट हिस्टोरिक कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये बात सही है। तो ये तो बात सही हुई, हमें सही नहीं देखना, हमें तो गलत देखना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द कॉस्ट ऑफ डैमेज रॉ मटेरियल should be added in arriving at the value of the stock of the manufactured goods। क्षतिग्रस्त सामग्री की लागत को निर्गमित माल के रहतियों के मूल्यांकन हेतु जोड़ देना चाहिए। ये भी ठीक है, जितना भी क्षति हुआ है माल उसको जोड़ देना चाहिए निर्मित माल के रहतियों के मूल्यांकन में। ये भी बात सही कह रहा है। जो आपका क्षतिग्रस्त सामग्री है उसकी लागत को निर्मित माल के रहतियों के मूल्यांकन में ही जोड़ देना चाहिए। ये भी ठीक है। उसके बाद सी, रहतियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः पहले आना पहले जाना भारित औसत लागत विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये भी ठीक है। लीफो फीफो और WACM इनका यूज करना चाहिए। और फिर कह रहा है कि रहतियों के मूल्यांकन का आधार व नीति स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। जो बेसिस ऑफ पॉलिसी है आपकी वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी क्लियर बी स्टेटेड। देखिए ये तो ठीक है कि नीति के बारे में बताना चाहिए, क्या आप पद्धति यूज कर रहे हैं वो भी बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये क्या लेखा मानक 2 बताता है? अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 2 ये बताता है? ये नहीं बताता। और यही पूछा था कि कौन सा एक सत्य नहीं है, तो आंसर क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्ट पालन की दोहरा प्रविष्टि प्रणाली में एक सौदा प्रभावित करता है इन द डबल एंट्री सिस्टम। कौन से सिस्टम की बात हो रही है? डबल एंट्री सिस्टम की। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग आर ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स। तो ये अफेक्ट्स करता है वन अकाउंट ट्वाइस, एक अकाउंट को दो बार, एक ही खाते को क्या दो बार प्रभावित करता है, या टू अकाउंट्स एट लीस्ट सेम टाइम, दो खातों को एक ही समय में प्रभावित करता है, या वन अकाउंट इन टू वे, एक ही खाते को दो बार प्रभावित करता है, और टू अकाउंट इन टू वेज, या दो खातों को एक ही प्रकार से, दो ही प्रकार से अलग अलग। तो देखिए जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लेते हैं आप परचेज ही करते हैं, तो आप एंट्री क्या बनाते हैं? अगर आप मान लेते हैं परचेज ही करते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं आप? परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा दोबारा यहाँ से इसको ड्रा कर लेते हैं। सो परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। तो देखिए अगर आप जनरल एंट्री बनाते हैं तो यहाँ देखिए कितने अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं। परचेज अकाउंट भी अफेक्टेड हुआ है और कैश अकाउंट भी अफेक्टेड हुआ है और एक ही समय में अफेक्ट हुए हैं।
ठीक है? तो 2 खातों को प्रभावित करता है। अब देखिए 2 अकाउंट्स कहाँ है? यहाँ तो 1 अकाउंट है, यहाँ भी 1 अकाउंट है, यहाँ 2 है। तो यहाँ कह रहा है 2 अकाउंट एट अ सेम टाइम, एक ही समय में 2 अकाउंट को एक ही समय में प्रभावित करता है। तो आंसर बी इज राइट। कोई भी जर्नल एंट्री बना लें आप, कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लें आप, हमेशा 2 ही अकाउंट प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे भी जा चुके हैं। आप इस बात का ध्यान रखें और ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व जरूर करें। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसी एबी कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर। देखिए एबी कंपनी लिमिटेड ने 20 शेयर फॉरफिटेड कर लिए, मतलब जब्त कर लिए, छीन लिए, ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर था 10 रुपए का, और ₹7 कॉल्ड अप, और उन 10 रुपए पर, 10 रुपए के शेयर पर अभी तक जब तक फॉरफिट किए हैं, अभी तक 7 रुपए मांगे हैं। ऑन विच, जिस पर सी हैड पेड एप्लीकेशन, और सी ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 5 रुपए की दे चुका। मतलब कंपनी ने कितने रुपए मांगे? 7 मांगे थे, और सी ने कितने दे दिए? 5 तो दे दिए। बेचारा कितने नहीं दे पाया? 2 रुपए नहीं दे पाया। तो कंपनी ने 2 रुपए ना देने की वजह से उसके शेयर को फॉरफिटेड कर लिया। ठीक है? फिर कह रहे हैं, अब ये जो फॉरफिटेड किए हैं, इनमें से कह रहे हैं कि इनमें से कितने शेयर फॉरफिटेड किए हैं? 20। इसमें से 15 शेयर वर री इशूड टू डी, और डी को 15 शेयर दोबारा से रीइशूड कर दिए। डी फुल्ली पेड अप फॉर कैपिटल रिजर्व, और फुल्ली पेड अप मतलब 20 रुपए में ही इशू कर दिया। एक शेयर कितने का रीइशू किया है? 20 रुपए का। हिंदी में भी देख लें आप। एबे कंपनी लिमिटेड ने प्रत्येक, जिस पर 7 रुपए मांगे थे, 20 अंशों को जब्त कर लिया। उन अंशों ने प्रार्थना तथा आवंटन पर 5 रुपए प्रति अंश का भुगतान किया था। इनमें से 15 अंश का पुनः निर्गमन दय को 6 रुपए प्रति अंश पूर्ण चुकता रूप से किया गया। पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि कितनी होगी? हमें बतानी है। जो पूंजी संचय है, उसमें कितना पैसा ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा। और यहाँ पर देखिए दै को कितने रुपए में दिया है? 6 रुपए में। ये इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में इसको भी लिख लें कि शेयर वर इशूड टू डी एज फुल्ली पेड अप फॉर रुपीज, यहाँ आएगा ₹4, 6 रुपए में एक शेयर दोबारा से दे दिया। अब आप देखिए शेयर कितने फॉरफिटेड हुए थे? शेयर फिर फॉरफिटेड हुए थे यहाँ 20। छीने कितने थे शेयर? 20। इन पर कितना रुपया छीन कर लाए थे? इन पर जो रुपया छीन कर लाए वो कितना लाए? देखिए एक शेयर पर कितने रुपए दे चुका था सी नाम का बंदा, जिसके पास ये शेयर थे? वो दे चुका था 5 रुपए। तो 20 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से 100 रुपए उसने दे दिए। अब कंपनी को ये शेयर भी मिल गए, और 100 रुपए जो उससे आ रहे थे, एक्सक्यूज मी, वो भी आपको मिल चुके। इसके बाद अब कंपनी ने इन शेयर को 2 जगह डिवाइड किया, एक इधर और एक इधर। कंपनी ने कहा कि भाई इधर रख देते हैं 15 शेयर, ये 15 शेयर यहाँ क्यों रखे और 5 शेयर यहाँ क्यों रखे? कह रहे हैं इन 15 को तो कर देते हैं रीइशू, लेकिन इन 500 को अभी 5 शेयर को रीइशू नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 100 रुपए आए थे, इन 100 रुपयों को भी दोनों जगह अलग अलग बांटो। 15 शेयर पर कितने आए? एक शेयर पर सी ने 5 रुपए दे दिए थे, तो 15 पर कितने दे दिए? 15 पर दे दिए रुपए 75। 75 रुपए उसने दे दिए। और यहां पर देखे 5 पर कितने दे दिए? तो 25 रुपए उसने इन 5 शेयर पर दे दिए। ठीक है, अब हमने क्या किया? जो शेयर हमने छीने थे, कंपनी ने जो फॉरफिट किए थे, उन शेयर को 2 जगह रख दिया। उन शेयर को 2 जगह हमने उनको रख दिया। कैसे कैसे रखा? एक तरफ हमने रख दिया है यहाँ पर 15 शेयर यहाँ है, ठीक है, और 25 शेयर यहाँ पर हैं। हमने ये दोनों सॉरी 5 शेयर यहाँ पर हैं। रुपयों की बात करें, 75 रुपए यहाँ पर हैं और 25 रुपए यहाँ पर है। ठीक है, अलग अलग रख लिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? अब हमें करना है यहाँ पर इन शेयर को रीइशू करना है इनको। और किसको रीइशू करेंगे? ये रीइशू कर रहा है कोई डी नाम का बंदा है उसको। और कितने में रीइशू कर रहा है? 6 रुपए में। पहली बात तो याद रखना, इन पर 5 रुपए आ चुके। शेयर कितने का था? 10 रुपए का। तो आप इनको कम से कम
कंपनी इनको कम से कम कितनी छूट पर री इशू कर सकती है? 5 रुपए की छूट पर, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था और 10 रुपए में से 5 रुपए तो ऑलरेडी कंपनी के पास आ गए। तो जितना पैसा आ चुका कंपनी के पास, उतने का कंपनी इनको रीइश्यू करने में डिस्काउंट दे सकती है। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है कि कंपनी कितना डिस्काउंट दे देती है, जितना वो रिसीट कर चुकी होती है पैसा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वापस आते हैं अपनी बात पर, कहाँ थे हम? तो हम जो बात कर रहे थे, यहाँ बात कर रहे थे कि जो 20 शेयर कंपनी ने जब्त किए हैं, वापस छीने हैं, उनमें से केवल 15 शेयर कंपनी रीइश्यू कर रही है। अब 15 शेयर कितने का रीइश्यू हो रहा है? 6 रुपए का। अब आप देखिए 5 रुपए तो ऑलरेडी आ चुके, 5 और चाहिए, और कंपनी को ऑलरेडी इन इन शेयर पर ऑलरेडी 5 मिल चुके। तो ये शेयर होना तो चाहिए था 5 में इशू, लेकिन 5 में रीइश्यू ना होकर कितने में हो रहा है? 6 रुपए में रीइश्यू हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये और फालतू में रीइश्यू हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम पर रीइश्यू हो रहा है। तो आपको जो फोरफिटेड में आपने पैसा रखा था, ये जो पैसा था 75 रुपए, ये आपने कहाँ रखा था? फोरफिटेड अकाउंट में। और ये 25 रुपए भी फोरफिटेड अकाउंट में रखे थे। लेकिन हम इन 25 रुपए का बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं केवल 75 रुपए की। तो क्यों? क्योंकि इनको तो हम रीइश्यू कर रहे ही नहीं, कर नहीं रहे अभी, तो इनको रीइश्यू कर रहे हैं। तो ये जो 75 रुपए रखे हैं, इनका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि जब आप शेयर रीइश्यू करेंगे तो आप एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए, कितने शेयर हैं? 15 शेयर हैं। एक जा रहा है 6 रुपए में, तो ये आ जाएगा आपका 15 छिक्का 90, 90 रुपए में ये दोबारा से रीइश्यू हुए। दूसरा, आपका शेयर कितने का जा रहा है? शेयर कैपिटल कितने की जा रही है आपकी? कह रहे हैं फुल्ली पेड अप। क्या कह रहे हैं यहाँ? फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 90 रुपए में शेयर आपका बिक रहा है, रीइश्यू हो रहा है। तो ये तो आ गया आपका यहाँ पर 90 रुपए। ठीक है, क्योंकि एक शेयर कितने में जा रहा है? एक शेयर जा रहा है आपका 6 रुपए में, और 15 कितने में जाएंगे? 90 में। और टू शेयर कैपिटल, टू क्या एंट्री करते हैं? शेयर कैपिटल। और यहाँ पर लिख रहे हैं कि कितने का शेयर जा रहा है। शेयर कितने का फुल्ली पेड अप, मतलब 10 रुपए का शेयर जा रहा है, तो 15 शेयर कितने के जा रहे हैं? 150 रुपीज के, 150 रुपए के। अब देखिए यहाँ 90 और यहाँ 150, इक्वल दोनों साइड हमेशा होनी चाहिए। अब यहाँ कितने पैसे की जरूरत है? यहाँ जरूरत है अभी आपको 60 रुपए की। तो 60 रुपए कहाँ से आएंगे? 60 रुपए आएंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। कहाँ से आएंगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट। अब आप कहेंगे फॉरफिटेड अकाउंट में कहाँ से पैसा आया? तो ये जो आया फॉरफिटेड अकाउंट में, ये रहा ना, ये सब फॉरफिटेड अकाउंट में तो पैसा रखा हुआ है। ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है। और यहाँ भी, क्योंकि जब आपने शेयर को छीने थे, जब्त किए थे कंपनी ने, तब एंट्री क्या बनाई थी? तो तब एंट्री क्या बनाते हैं आप? तब आप एंट्री बनाते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उस एंट्री को भी देख लें, एक और रिवीजन हो जाएगा आपका। जब शेयर फॉरफिटेड करती है कंपनी, तो क्या जर्नल एंट्री बनाती है? वो मैं बना रहा हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है, प्रीमियम का यहाँ जिक्र है नहीं। और टू किया जाता है आपका शेयर या फॉरफिटेड शेयर, कोई कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही होता। शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है। और टू कॉल इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, ये क्या? जितना पैसा अब तक मांगा जा चुका है, उसको कोल्ड अप को यहां लिखते हैं। कितने शेयर थे? शेयर थे आपके 20। कितना अब तक पैसा मांगा? 7 रुपए। तो 140 रुपए अब तक मांगे जा चुके हैं, 140। और शेयर फॉरफिट कितना पैसा छीन लिया? 20 शेयर पर 5 रुपए पहले ही आ गए, तो 100 रुपए आपने छीन लिए। तो फॉरफिटेड में कितने रुपए हैं? 100। और देखो यही 100 रुपए ये रहे, 75 और प्लस 2500 रुपए, ये फॉरफिटेड अकाउंट में यहां रखे हुए हैं। और कॉलिन एरियर्स जो मांगा लेकिन मिला नहीं, तो कितना मांगा था? टोटल जो मांगा 2 रुपए मांगे गए थे अब तक। तो 2 रुपए जब मांगे नहीं मिले 20 शेयर पर, तो उनको लिख देंगे यहां पर 20 दूनी 40, 40 रुपए। ये तो ये एंट्री कब है?
ये एंट्री है जब आप बीइंग शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड, जब आपने शेयर फॉरफिट किए हैं तब इस जर्नल एंट्री को बनाते हैं। तो ये जो पैसा यहां पर रखा हुआ था, ये जो पैसा यहां पर रखा हुआ था, कौन सा पैसा? ये जो पैसा रखा हुआ है देखिए यहां 75 यहाँ और 25 यहाँ, ये फॉरफिटेड अकाउंट में कितना है? 100 रुपए। तो इसका यूज कहाँ हुआ रहा है ये देखो। देखो ये शेयर इशू किए हैं केवल 15, तो बस इसी का यूज करेंगे हम, इन 75 रुपए का। तो 75 रुपए में से आप कितने रुपए यूज कर लिए? यहां से आप 75 में से यहां पर ले गए, ये ले गए आप कितने रुपए लेकर चले गए? 60 रुपए लेकर चले गए। तो अब देखिए यहाँ कितने बचे? 75 रुपए में से 60 गए तो 15 रुपए बचे। ये तो 15 शेयर हैं, लेकिन रुपए कितने बचे? 15। तो इन 15 रुपए का क्या करोगे? ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिजर्व में। अब आप कहेंगे सर इन 5 जो शेयर थे और फॉरफिट में जो 25 रुपए थे, इनका क्या हुआ? इनका भी कुछ नहीं किया हमने। क्यों नहीं किया? जब ये रीइश्यू होंगे ये शेयर, 5 शेयर, तब इनके बारे में ऐसा ही कुछ ट्रीटमेंट होगा, कुछ अलग भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर कि आपका शेयर कितने में रीइश्यू हो रहा है। तो कितना रुपया बचा यहाँ पर? 15 रुपया। तो 15 रुपए की एंट्री क्या बनती है? तो देखिए ये तो होती है फॉरफिटेड के टाइम शेयर, ये होती है रीइश्यू पर। मैं लिख देता हूं यहाँ, ये क्या है? रीइश्यू। रीइश्यू की एंट्री ये है, रीइश्यू ऑफ शेयर, ठीक है। और अब इसके बाद एंट्री क्या बनती है? ये जो फॉरफिट का पैसा था ये कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट तो करेंगे यहां पर डेबिट, और टू कहां चला जाएगा इससे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है? केवल 15 रुपए। दोबारा सुन लो, ये 15 रुपए कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? 75 रुपए छीने थे 15 शेयर पर, उसमें से 60 रुपए तो यूज हो गए रीइश्यू में, और बाकी 15 रुपए बच रहे थे शेयर फॉरफिटेड में, ये पहुंच गए आपके कैपिटल रिजर्व में। अगर मैं पूछूं शेयर फॉरफिट में टोटल पैसा कितना है अब, तो अब आप कहेंगे कि बस 75 रुपए, 25 रुपए पड़े हुए हैं, बाकी तो हम ले आए निकाल कर। तो हमारा यहाँ काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हमारा ये भी क्लियर हुआ है कि अगर शेयर को फॉरफिटेड करते हैं तो क्या जनरल एंट्री पास होती है, अगर शेयर को रीइश्यू करते हैं क्या जनरल एंट्री पास होती है, और शेयर को रीइश्यू करने के बाद जो जनरल एंट्री पास होती है उसके बाद एक जनरल एंट्री और पास होती है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, वो जनरल एंट्री क्या होती है? तो आंसर क्या आ रहा हमारा? 15 रुपए। और 15 कहां पर है? ए। तो ऑप्शन सही क्या हुआ? ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये दिख नहीं रहा, ये लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही, नरेशन क्या लिखी है? कोई नहीं, सुन तो लिया ही था आपने, आप ऐसे देख ले लो, आप दिख जाएगा आपको। तो ये थी फॉरफिटेड की एंट्री। और फॉरफिट की एंट्री क्या थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर क्रेडिट, और सॉरी, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर फॉरफिट क्रेडिट, और कॉल्स इन एरियर क्रेडिट। तो ये एंट्री आपको दिखाई नहीं दे रही थी, तो ये भी क्लियर है। ठीक है, अब आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा तो लाइक तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए आप। आ मोटर कार विच वॉज परचेज फॉर ₹20,000। देखिए एक मोटर कार जब खरीदी थी तो कितने में खरीदी थी? तब खरीदी थी 20,000 रुपए में। इट्स बुक वैल्यू, और अब उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 12,000। वो सोल्ड फॉर 25,000, और उसको बेच कितने में दिया है? 25,000 में बेच दिया। तो पूछा है कैपिटल प्रॉफिट कितना होगा? कैपिटल प्रॉफिट कितना होगा? तो देखिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आपका जो वैल्यूएशन वो करते हैं हम, जो आप वैल्यूएशन करते हैं अपने एसेट का, वो आप बुक वैल्यू और जो आपका हिस्टोरिकल वैल्यू है और जो आपकी बुक वैल्यू है उनमें से जो भी कम हो उसको देखना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आज आपके पास कितने की मशीन है? 12,000 की। बाकी अब आप 10 साल पहले कोई मशीन 1 करोड़ की लेकर आए, तो क्या उसको 10 साल यूज करने के बाद भी यूं ही कहोगे 1 करोड़ रुपए की है ये? घिसते घिसते उसकी वैल्यू कम होगी ना। तो आज उसकी वैल्यू कितने की है? 12,000। तो आप 12,000 से कंपेयर कीजिए, आपकी 12,000 रुपए वाली चीज 25,000 में बेची जा रही है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 13,000 का। तो सीधा सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 13,000 का ये प्रॉफिट हो रहा है।
ठीक है, आपको 20,000 पर नहीं जाना, 12,000 पर देखना है कि आप प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट व्हाट इज वैल्यू ऑफ योर मोटर कार। ओके, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिति विवरण का अंकेक्षण उपयोगी होता है। किसका? स्थिति विवरण मतलब बैलेंस शीट ऑडिट इज यूजफुल व्हेन। तो बैलेंस शीट ऑडिट कब यूजफुल होती है? कंसर्न इज वेरी लार्ज, जब संस्था वृहद आकार की हो, बहुत बड़ी आकार की संस्था है। या कंसर्न इज वेरी स्मॉल, या जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो लघु आकार की है। या इंटरनल चेक इज वीक, या जो इंटरनल चेक है वो इंटरनल चेक वीक है, मतलब आंतरिक जांच कमजोर हो तब। या नो ऑडिट सिस्टम एग्जिट, अंकेक्षण व्यवस्था विद्यमान न हो, जब कोई भी अंकेक्षण व्यवस्था की ही नहीं गई है। तो बताइए बैलेंस शीट ऑडिट इज यूजफुल, कब यूजफुल है? तो ये यूजफुल होती है आपकी कंसर्न वेरी स्मॉल, जब कंसर्न या संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या आपकी फर्म बहुत ही स्मॉल साइज की होती है, लघु साइज की होती है, वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, बहुत छोटी होती है, तब इसका ये जरूरी होता है, क्या? बैलेंसिंग ऑडिटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूला भी ताजा कर रहा है, ठीक है। आपने यदि ये फॉर्मूला याद किया था, या आपने मेरी पीछे की वीडियो भी देखी है, आप यदि भी चैनल पर नए नहीं हैं तो आपको पता होगा कि इस फॉर्मूले को हम काफी बार यूज कर चुके हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, इसको देखते हैं। सो एक फर्म में प्रारंभिक रहतिया प्लस परचेज और माइनस अंतिम रहतिया क्या कहलाता है? मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग। इसको ऐसे लिख लेते हैं, याद आ जाएगा आपके। देखिए यहां पर, यहां लिख लेते हैं इसको, क्या कह रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इसमें प्लस करना है परचेज, परचेज और माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो बताइए ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो माल आप बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। तो किसका फॉर्मूला होता है ये? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत, इसका फॉर्मूला, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते थे? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अब आंसर देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड परचेज नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जी बी इज करेक्ट। विक्रय किए गए माल की लागत, या कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हैंड नहीं, या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइस अर्निंग रेशो इज मोर व्हेन, जो प्राइस अर्निंग रेशो है वो अधिक होता है, मूल्य आय अनुपात अधिक होता है जब अर्निंग पर शेयर इज मोर, अर्निंग पर शेयर जब अधिक हो, प्रति अंश अर्जन अधिक हो, या बुक वैल्यू ऑफ शेयर इज मोर, अंश का पुस्तकीय मूल्य अधिक हो, या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज मोर, अंश का बाजार मूल्य अधिक हो, या ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त में सभी। तो सही आंसर होगा सी। जब मार्केट वैल्यू शेयर की अधिक होती है तो उसका मूल्य आय या प्राइस अर्निंग भी अधिक होती है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A piece of land was given to the firm free of cost 6 months back. 6 महीने पहले एक फर्म को एक लैंड ऑफ पीस मिला था, भूमि का टुकड़ा मिला था। इट फेयर वैल्यू देन वॉज 12 लाख, और उस समय जब ये मिला था तब इसकी वैल्यू कितनी थी? 12 लाख। नाउ इट इज वर्थ ऑफ 14 लाख, अब ये 14 लाख रुपए का है। अंडर द कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम, परंपरागत लेखांकन पद्धति के अनुसार, इट विल बी रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट, अब ये बैलेंस शीट में रिपोर्टेड किया जाएगा।
टुडे आज, तो आज कितने में दिखाया जाएगा? देखिए जब ये मिला था कितने का था? 12 का था, 12,000 का तब था। आज कितने का है? 14,000 का है। तो जब रिकॉर्ड किया गया था मार्केट, जब ये रिकॉर्ड किया गया होगा आपकी बुक में, तो 12 लाख का ही रिकॉर्ड किया गया होगा। तो अब ये 12 लाख में ही दिखाया जाएगा। ये तो तब की बात है अगर इसको बेचते हैं, जब इसको ना बेच रहे ना कुछ। अभी तो केवल आपको ये दिखाना है। तो कितने का दिखाएंगे आप? 12 लाख का ही दिखाते इसको चलेंगे। तो सही क्या होगा आंसर? ए, ऑप्शन ए 12 लाख, 12 लाख इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज in UPPCS pre 1999 में. So this is question is very important. You can put I star also for this question. Next question की तरफ चलते हैं. So next question is the principle of unity of command implies आदेश की एकता सिद्धांत का आशय है। तो आदेश की एकता सिद्धांत यूनिटी ऑफ कमांड, ये फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं 14 प्रिंसिपल, उनमें से एक प्रिंसिपल क्या है आपका? वो है आदेश की एकता। और ये कहता है कि एक अधिकारी, एक सुपीरियर एक समय में, मान लेते हैं ए क्या है? सुपीरियर है। ये सुपीरियर अपने अपने सबऑर्डिनेट को एक समय में यही ऑर्डर दे सकता है। जैसे इसके नीचे मानते हैं सी कार्य करता है, तो ये सी को आदेश दे सकता है। बी यहाँ पर आदेश इस सी को नहीं देगा। बी केवल आदेश देगा अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट को, मतलब हो सकता है यहाँ पर डी हो। तो बी यहाँ पर आदेश नहीं दे सकता, ये गलत है। केवल ए ही इसको आदेश दे सकता है, ये आपको याद रखना है। ये नहीं दे सकता इसको, सॉरी, ये तो दे सकता है इसको ए, सी को आदेश दे सकता है, लेकिन बी सी को आदेश नहीं दे सकता। अन्यथा एक समय में एक आदेश दिया जाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। समझिए अगर एक ही संस्था में ए भी बैठा हुआ है, बी भी बैठा हुआ है, दोनों ही ऑफिसर्स हैं, और इनके नीचे ये मान लेते हैं पीएन है, ये चपरासी हैं, दोनों ही काम करते हैं। अब होता क्या है, ए ने कहा कि इस नाम की शीशे के इस नाम की फाइल लाइए, और जब ए फाइल लेने के लिए जा रहा था तभी बी रोकता है। बी कहता है कि जाइए आप पहले एक मुझे रजिस्टर लाके दीजिए। अब वो रजिस्टर लेने जाता है तो वो भूल जाएगा आपके ए के काम का, या ए का काम रुक जाएगा, क्योंकि उसने भी इसी को ऑर्डर दिया था फाइल लाने के लिए। अब ए क्या करेगा? 10 मिनट बाद जब उसको फाइल नहीं मिलेगी, ए डांट लगाएगा सी को कि आपने मेरा काम क्यों नहीं सुना, जबकि सी की मजबूरी थी। सी को एक साथ दो ऑर्डर मिल गए, एक बी से मिल गया, एक ए से मिल गया। इसीलिए फ्योन ने कहा एक ही समय में अपने सबऑर्डिनेट को एक ही ऑफिसर्स या एक ही सुपीरियर आदेश दे सकता है, और इसी को कहते हैं आदेश की एकता या यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड में यूनिटी होनी चाहिए, आप अपने नीचे वालों को ही कमांड दे सकते हैं। तो देखते हैं सही ऑप्शन क्या होगा। यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन, विचारों और कार्यों में एकता, ऐसा नहीं था। दूसरा, अधीनस्थों में एकता, अधीनस्थ में एकता होनी चाहिए, ये भी नहीं था। स्टाफ अधिकारी द्वारा निर्देश, बिल्कुल ठीक हो रहा है कि स्टाफ अधिकारी के द्वारा निर्देश, लेकिन कैसा निर्देश ये नहीं बताया। कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन लाइन अथॉरिटी। देखिए कह रहे हैं कि रेखा अधिकारी द्वारा निर्देश, एक ही लाइन अथॉरिटी से ही आदेश मिलने चाहिए, इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एंटरप्राइजेस, किसी उपक्रम में, किसी फर्म में, द ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, संगठन की स्थापना करता है। तो संगठन की स्थापना कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट उच्च प्रबंध करता है, मिडल मैनेजमेंट मध्यम प्रबंध करता है, लोअर मैनेजमेंट निम्न प्रबंध करता है, या ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। सभी करते हैं, तीनों तरह के आपके मैनेजमेंट करते हैं। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर।
कि आपकी फर्म का या ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। अब डिपेंड होगा कि आपके यहाँ टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट या आपका लोअर मैनेजमेंट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करेगा। लेकिन यहाँ आपको ये क्लियर नहीं है, आपसे सिंपल पूछा है कि ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कौन करता है, तो आपका आंसर होगा कि सभी करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a descriptive thought which a person hold about some object is referred to as। किसी व्यक्ति का विवरणात्मक विचार जो वह किसी चीज के प्रति रखता है वह कहलाता है। तो ऐसा विचार जो किसी के प्रति रखा जाता है उसको एटीट्यूड कहते हैं, बिलीफ कहते हैं, इमोशन कहते हैं, या नन ऑफ दीज। मनोवृत्ति, धारणा, मनोभाव, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका धारणा, बिलीफ। ना ही एटीट्यूड, ना ही इमोशंस। इमोशंस तो आपको पता है सुख और दुख के साथ होते हैं। एटीट्यूड आपकी मनोवृत्ति बताता है कि आपकी किसी के साथ मनोवृत्ति कैसी है। लेकिन यहाँ धारणा की बात की गई है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आभास लगान की धारणा को सर्वप्रथम परिभाषित किया था, तो किसने? जो नोटेशन ऑफ इम्प्रेशन टैक्सेशन वॉज फर्स्ट डिफाइंड बाय, जो टैक्सेशन था वो किसने सबसे पहले परिभाषित किया, किसने डिफाइन किया था? एडम स्मिथ ने, पिंगो ने, या मार्शल ने? एडम स्मिथ का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एडम स्मिथ का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। और मार्शल को आप याद रखेंगे, ये मार्शल वही है जिसने डिमिनिशिंग वैल्यू में जिसने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो था थ्योरी भी दी थी। और दूसरा आपका रिकार्डो ने भी लगान का फॉर्मूला सबसे पहले जो आपको लगान के बारे में बताया, जो लगान शुरू किया, जो सबसे पहले बताया था वो रिकार्डो ने ही बताया था। लेकिन यहाँ कौन से लगान की बात हो रही है? आभास लगान। तो आभास लगान में ये मार्शल करेक्ट आंसर है। इसको परिभाषित, आभास लगान को परिभाषित मार्शल ने ही किया था। साथ में ये भी देख लेते हैं आभास लगान होता क्या है। देखिए, अगर मकान के एग्जांपल ले, अगर मकानों के रेट बढ़ रहे हैं, इनके प्राइस में वृद्धि हो रही है, प्राइस में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहे हैं प्राइस, क्या हो रहे हैं? प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये आभास किया जाता है, ये माना जाता है, सॉरी, मकान की मांग में वृद्धि हो रही है। किसमें वृद्धि हो रही है? डिमांड में। डिमांड में वृद्धि हो रही है मकान की, ठीक है। डिमांड को क्या बोलेंगे? मांग। मांग में वृद्धि हो रही है मकानों की, और ये वृद्धि, इन वृद्धि को देखकर यह आभास लगाया जाता है कि जब मकान के अब मांग बढ़ रही है तो मकान के रेट भी बढ़ेंगे, जो मकान है उनके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। तो ये आभास लगा लेना, मांग को देखकर आभास लगा लेना कि प्राइस भी बढ़ेंगे, इसको बोलते हैं आभास लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट नोन? क्या कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, या निकोलस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ब्याज का नवप्रतिष्ठ सिद्धांत, या हिक्स हैंसन का ब्याज सिद्धांत, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सिद्धांत? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका हिक्स हैंसन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। आपको याद रखना है, हिक्स हैंसन का ब्याज सिद्धांत को ही ब्याज का आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में जो हैंसन थे, हैंसन ने 4 निर्धारक बताए थे कि 4 निर्धारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। तो कितने इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इसमें निर्धारक कितने थे? ब्याज के निर्धारक थे यहाँ पर 4, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन्स के अनुसार विनियोग का अर्थ है? अकॉर्डिंग टू किन्स, इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है? बाइंग एग्जैक्टिंग फैक्ट्रीज, बाइंग शेयर इन द एग्जैक्टिंग फर्म्स, बाइंग ओन
old building or setting up new factory। तो इसका अर्थ होगा कि जब हम नए कारखानों की स्थापना करते हैं, उसी को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। किसके अकॉर्डिंग? कीन्स के। तो सही आंसर होगा आपका डी, सेटिंग अप अ न्यू फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक आपके कॉमर्स पीजीटी में ही नहीं पूछा जाता, कॉमर्स टीजीटी और अन्य एग्जाम भी जहां से आपके इकोनॉमिक्स के या बिजनेस के क्वेश्चन आते हैं, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला नाम बताइए। तो पहला नाम पूछ रहे, यहाँ पर भारतीय नहीं लिखा, पहली बात ये ध्यान रखनी है। अगर यहाँ लिखा होता भारतीय तो हमारा आंसर होता अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन होता, ये भी याद रखना है। अमर्त्य सेन थे जिन्हें भारत में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र में। बट यहाँ भारतीय की बात नहीं हो रही है, इंटरनेशनल की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये थे आपके रेंजर फ्रिंच, रेंजर फ्रिंच और जॉन रिन रिन वर्गन, रिन वर्गन, रेंजर फ्रिंच और जॉन रिनवर्गन, इन्हें अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार मिला था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा प्रसार की स्थिति में मुद्रा का मूल्य। देखिए, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ मनी। जब इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन किस सिचुएशन को कहते हैं? इन्फ्लेशन जो सिचुएशन होती है उसमें जो वस्तुओं के मूल्य हो जाते हैं, वस्तुओं के जो मूल्य होते हैं, वस्तुओं के मूल्य में यकायक वृद्धि हो जाती है। मतलब प्राइस बढ़ जाते हैं वस्तुओं के, और जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी पुअर्स पुअर्स पीपल को होती है, क्योंकि वो उन चीजों को आसानी से नहीं खरीद पाते जिन चीजों को वो पहले से आसानी से खरीद रहे थे। तो चीजों का यकायक बढ़ जाना, अचानक मूल्य में वृद्धि हो जाना, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और इस इन्फ्लेशन की कंडीशन में वैल्यू जो होती है मनी की, वो बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है। ये शुरू में बढ़ती है और फिर घट जाती है। देखिए सही आंसर क्या होगा, आप खुद सोचिए कि जब आप हाथ में पैसा लेकर जा रहे हैं और तब जाकर मार्केट से अपना सामान लेकर आ रहे हैं, और जब आपके रेट बढ़ जाएंगे तो आप हाथ में पैसा नहीं, झोले भर भर के लेकर जाएंगे। ये कहने की बात है, एक ये कहावत है कि पहले हाथों में पैसा लेकर जाते थे, झोले में भरकर चीज लाते थे। मीन्स बैग, झोला मतलब बैग, थैला। और अब जब महंगाई बढ़ गई है, महंगाई हो गई है, तो अब झोलों में पैसा लेकर जाते हैं और हाथों में चीज लेकर आते हैं। तो ये कंडीशन कब होगी? जब आपका इन्फ्लेशन होगी, मूल्य में वृद्धि होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप हाथ की जगह झोले में पैसा मतलब अधिक पैसा लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है मनी की, वो घट चुकी है। अब कम मनी की जगह ज्यादा मनी देनी पड़ रही है, ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो सही आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वैसे मैंने क्लियर कर दिया है लास्ट क्वेश्चन में, ये मैं बता चुका, फिर भी पूछ लिया है यहाँ पर। टीजीटी 2011 में पूछा हुआ है और कहा था इन्फ्लेशन हैज द वर्थ इफेक्ट ऑन। मुद्रास्फीति का जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? रिच क्लास, द पुअर क्लास, द इन्वेस्टर्स, द डॉक्टर्स। धनी वर्ग पर, निर्धन वर्ग पर, विनियोजक पर या डॉक्टर्स पर? तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो निर्धन पर पड़ता है, पुअर पर पड़ता है। उन्हें अपनी जीविका चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि चीजें महंगी मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि इन्फ्लेशन में जो इफेक्ट पड़ता है सबसे ज्यादा, वो पुअर्स पर पड़ता है और लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी आमदनी तो इतनी बढ़ती नहीं है, लेकिन उनके खर्चे, जो पहले चीजें वो खरीद रहे थे अपनी बेसिक नीड्स, वो और भी महंगी हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखें, इंपॉर्टेंट कहें और अच्छा भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कहता है। देखिए यहाँ कहा गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गम करने की पद्धति अपनाई गई। तो अपनाई गई, तो डेट नहीं पूछ रहा,
अगर डेट पूछता तो ये मैं आपको बता देता हूँ, डेट भी पूछ सकता है। तो ये 1956 में अपनाई गई थी, लेकिन कौन सी प्रणाली थी आप बताएंगे? प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड था, मिनिमम रिजर्व मेथड था, या प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड एंड पार्सली मिनिमम रिजर्व मेथड, या नन ऑफ दिस। तो ये जो अपनाई गई थी, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, मिनिमम रिजर्व मेथड। और इसमें क्या होता है, रिजर्व बैंक को रिक्वायर्ड होता है एक मिनिमम रिजर्व। रिजर्व बैंक अपने पास एक मिनिमम रिजर्व रखता है, और मिनिमम रिजर्व में क्या रखता है, जैसे 200 करोड़ फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, 200 करोड़ रुपए की, और गोल्ड कॉइन्स भी होने चाहिए उसमें, और गोल्ड बुलियन भी होने चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों को एक सिस्टम, एक रिजर्व रखा जाता है। मिनिमम रिजर्व कितना होना चाहिए? 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए। किसके लिए? आपके नोट निर्गम करने के लिए। तो मिनिमम रिजर्व प्रणाली क्या है? जिसमें एक मिनिमम रिजर्व रखा जाता है, उसमें आपका गोल्ड भी शामिल होता है, उसमें फॉरेन करेंसी भी शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। देखिए, आपने ये नाम बहुत सुना होगा, केवाईसी। आजकल क्या है, बैंक भी कहते रहते हैं अपनी केवाईसी करा लीजिए, आपकी केवाईसी करा लीजिए। तो ये केवाईसी क्या होती है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म सुन लीजिए। ये होती है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर को केवाईसी कहते हैं। और इसमें पूछा है यहाँ क्वेश्चन, मानदंडों के कौन सा संलेख सम्मिलित नहीं होता। पूछ रहे हैं केवाईसी कराने के लिए क्या जरूरी नहीं है। तो क्या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पैन कार्ड, या पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ, या बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस आपका काम आ सकता है, क्योंकि ये भी आपको आइडेंटिफिकेशन, आईडी कार्ड के रूप में यूज किया जाता है। पैन कार्ड भी यूज किया जा सकता है, और आपका पेंशन भुगतान आदेश, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ भी यूज किया जा सकता है। लेकिन आपके बैंक में यदि आप केवाईसी करवाने जाएंगे, तो आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये आपका यूज नहीं किया जाएगा। तो सही आंसर होगा आपका डी, बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? यदि आपने किसी से, ए ने बी से गुड्स खरीदा है, ए ने, तो बी को पैसा नहीं दिया, उधार खरीदा है, तो बी एक बिल लिखता है, और उस पर ए से सिग्नेचर कराएगा, जिसपे लिखा होगा कि 3 महीने बाद ए बी को इतने रुपए वापस करेगा। तो इसको बोलते हैं बिग बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में व्यवसाय के वैधानिक वातावरण, ये देखिए किसकी बात हो रही है, ये हो रही है लीगल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में लीगल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस की बात हो रही है। पूछ रहे हैं एमआरटीपी, फेरा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, या आरबीआई, किसको शामिल नहीं किया जाएगा, किसमें? लीगल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस में। तो देखिए, एमआरटी भी, ये भी बिजनेस से ही रिलेटेड होता है, फेरा भी इससे ही रिलेटेड होता है, फैक्ट्री एक्ट 1948 भी रिलेटेड होता है। लेकिन आरबीआई बैंक, ये आपके लीगल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस में नहीं आता, क्योंकि इसका काम बस एक ही होता है, नोट निर्गम करना, और बाकी जो बैंक होते हैं उनको कंट्रोल करना। और जब ये और बैंकों को कंट्रोल करता है, तो इसको इसलिए बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और आरबीआई की ये भी पता होगा, ये 1935 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और जिस समय इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? वो कोलकाता था। लेकिन बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। तो अगर आपसे अब पूछता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो वो मुंबई में आप बताएंगे। लेकिन याद रखना, 1935 तो ये इस्टेब्लिश हुआ था, बट इससे पहले भी 1934 में एक एक्ट आया था, उसका नाम था आरबीआई एक्ट। तो उसकी उसकी उससे ही, आरबीआई एक्ट 1934 के बेसिस पर ही इसका निर्माण हुआ, और इसने 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू कर दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड। नए वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। ऐसे बताते तो सही आंसर तो बताना रह ही गया। तो इसका जो सही आंसर था, वो था आपका आरबीआई। तो आरबीआई को जो व्यवसाय का जो वैधानिक वातावरण है, उसमें शामिल नहीं किया जाता। हमारी एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो होगी, कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगी कि
कितनी तरह का एनवायरनमेंट होता है बिज़नेस का, उसको आप ज़रूर देखना। उसमें सभी प्रकार के आपको एनवायरनमेंट भी मिलेंगे, बिज़नेस के कितने तरह के होते हैं, कैसे उनकी पहचान करते हैं। नए वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय-बाय।